बिलीव मी, टाइम बहुत थोड़ा है। हमारे पास सिर्फ एवरेज लाइफ 70 ईयर्स 73 ईयर्स होती है, उसमें भी हम 26 ईयर्स स्लीप कर जाते हैं और सो के गुजार देते हैं। उसमें बहुत सारे साल हम इधर उधर घूम के गुजार देते हैं। हमारे पास काम के लिए सिर्फ 13 साल बचते हैं। अब उन 13 सालों में आपने क्या करना है, चॉइस आपके पास है। आज का फ्रेमवर्क है, उसका नाम मैंने रखा है GREAT। आप कैसे आम से ग्रेट बन सकते हैं, यही लीडरशिप मास्टरी है। मैंने पीछे पूरी दुनिया का ग्लोब दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी पूरी दुनिया को एनलाइटन कर सकता है। और डैन पीना ने कहा था, व्हाई नॉट यू। वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे। ये ग्रेट में बेसिकली क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। G स्टैंड फॉर ग्रोथ माइंडसेट, R स्टैंड फॉर रेजिलियंस, E स्टैंड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, A स्टैंड फॉर ऑथेंटिसिटी, T स्टैंड फॉर टीम बिल्डिंग। ये पांचों चीजें मैंने इसलिए निकाली कि जो फीडबैक था स्टूडेंट्स का, वो इन्हीं 5 चीजों में फंसे हुए थे और उनके यही 5 इश्यूज थे। और उन्हीं का मैंने नाम ग्रेट रख दिया है कि आप आम आदमी से ग्रेट कैसे बन सकते हैं। आपने इसी पे काम करना है। बिलीव मी, अगर ये 5 एलिमेंट पे आप काम कर लेंगे तो कभी भी आम आदमी नहीं रहेंगे। अब इनमें आपने थोड़ा सा और करना है। मैंने GREAT इस पांचों के सिंबल्स भी रखे हैं। जी, जब भी आप बोलेंगे तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहना है, यस आई एम ए ग्रोथ माइंडेड लीडर। आपने अपने हाथ उठा के अपने हेड की तरफ करना है और कहना है, यस आई एम ए ग्रोथ माइंडेड लीडर। जो ही आपके हाथ खड़े होके आपके हेड की तरफ जाएंगे तो आपको एक एम्पैथी क्यू, एक सिग्नल माइंड को जाएगा और वो हमेशा के लिए वहां पे रजिस्टर हो जाएगा और आपके न्यूरल पाथवेज स्टैब्लिश हो जाएंगे कि यस जेंटलमैन, यू आर अ ग्रोथ माइंडेड लीडर। सिमिलरली जब आप आर की तरफ जाएंगे तो आपने अपने आप को कहना है, यस आई एम अ रेजिलियंट लीडर। स्ट्रेस की ऐसी की तैसी। और आपने ये अपने आप का हाथ का राइट मुक्का लेफ्ट पंच के ऊपर करना है और आपके अंदर अगेन आपके माइंड के अंदर ये स्टैंप हो जाएगा कि यू आर नॉट अ कॉमन लीडर, यू आर नॉट अ कॉमन मैन, यू आर अ रेजिलियंट लीडर। तीसरे लेवल पे ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, इमोशनल इंटेलिजेंस। स्कॉलर्स ने कहा कि कोई भी लीडर अगली सदी के अंदर बड़ा नहीं बन सकता अगर वो कंट्रोल नहीं रखता इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर उसका EQ फैक्टर बेहतर नहीं है तो बहुत अच्छा लीडर नहीं हो सकता। तो आपने कहना, यस आई एम ए मास्टर ऑफ माय इमोशंस। आपने अपने हार्ट पे दिल रखना है कि जब भी बात हुई मैंने हेड को यूज करना है, मैंने हार्ट को यूज नहीं करना, मैंने इमोशनली ब्लीड नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी मसल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी इंटेलिजेंस उतनी बढ़ती जाएगी, आपका EQ मसल उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। फोर्थ इज, आपने यकीन करना है और अपने अंदर बिठा लेना है दैट आई एम एन ऑथेंटिक लीडर। आपने अपनी हिप के ऊपर दोनों हाथ रख के खड़े हो जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप हिप पे हाथ रख के दोनों खड़े हो जाते हैं तो ये बहुत इस लेवल पर डिसीजन आपको करा देता है कि आप एज ए लीडर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी पे इंपैक्ट करना शुरू कर देती है। लास्ट फिफ्थ, आपने अपने आप को ये मैसेज देना है, यस आई एम अ टीम बिल्डिंग एक्सपर्ट लीडर। इसमें आपने दोनों हाथ को इकट्ठा करना है कि यस मैं टीम बनाने वाला लीडर हूं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। यहाँ ही मोस्टली लीडर लीड कर जाते हैं और यहीं से मार खा जाते हैं। तो ग्रेट अपने अंदर डिस्प्ले करके रख लें, इसको प्रिंट करा के अपनी दीवार पे चस्पा करें। और ऑलवेज रिमेंबर, आपने इसको सुबह भी देखना है और रात को भी देखना है। सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, लेकिन किस वक्त पढ़ना है, कब आपकी चीजें दिमाग के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप थीटा स्टेट में होते हैं। थीटा स्टेट कब होती है, जब आप सबकॉन्शियस से कनेक्टेड करते हैं। हमारे 3 ब्रेन होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और इन दोनों को डिवाइड करता है बेसिकली एनालिटिकल माइंड। जब आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं
तो बेसिकली आप उस हार्ड डिस्क से कनेक्ट हो जाते हैं जो असल में काम कर रही होती है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% होता है जिससे आप सोचते हैं, और पीछे जो हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है उसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं। हम कॉन्शियस से सब कॉन्शियस की स्टेट में दब जाते हैं जब हम थीटा स्टेट में होते हैं। और थीटा स्टेट 15 मिनट पहले सोने से आती है या सुबह जब उठते हैं तो 15 मिनट उठने के बाद की स्टेट होती है। ये वो टाइम होता है जब थोड़ा सा नींद आप होते हैं, आपके अंदर थोड़ी थोड़ी गुनूदगी आई होती है। बेसिकली आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है कि अगर आप कुछ चीज रजिस्टर करना चाहें तो फौरी रजिस्टर हो जाती है और सब कॉन्शियस के अंदर जाके प्रोग्रामिंग हो जाती है। माइंड के बारे में न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों कहा जाता है? इसलिए माइंड इज ए प्लास्टिक। जब भी आप उसको चेंज करेंगे, उसको डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे देखेंगे तो वो चेंज होता है और एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, जो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। इसी तरह अगर आप रात को ये चीजें देख के सोएंगे तो सबकॉन्शियस में जो ही ये रजिस्टर होगा तो आपका जो प्लास्टिक माइंड है वो इस ग्रेट लीडरशिप मास्टरी के 5 असूलों के मुताबिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एज ए स्टूडेंट आज अगर आप समझ लें कि माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड होता क्या है, कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है, मैथमेटिक्स किधर पढ़ी होती है, आर्ट किधर पढ़ा होता है, साइकोलॉजी कहाँ पढ़ी होती है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस फ्रेमवर्क, आई होप ये फ्रेमवर्क आपको याद होगा। आपने शीशे के आगे खड़े होके इस फ्रेमवर्क को ऊपर लगा के हर रोज सुबह और रात को अपने आप से ये वादे करने हैं जो 5 वादे अपने आप से मैंने कहा है। बिलीव मी, जस्ट आफ्टर 30 डेज, जिसे नासा स्ट्रेटजी में कहता हूँ, 30 डेज के बाद यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ टॉप लीडर और आपके अंदर ये पॉजिटिव माइंडसेट बैठ जाएगा। इन फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक रेज किया है कि हम सोचते कैसे, माइंड किधर होता है, सबकॉन्शियस किधर होता है, एनालिटिकल माइंड क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी हम इस पे वेबिनार करेंगे। लाइफ का एकदम चेंज आप देखेंगे इसमें। मुझे हमेशा एक बहुत ही बड़े उस्ताद, एक बड़ा इंसान मुझे हमेशा याद रहता है, इस किताब ने मेरे पे बहुत असर डाला। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे राइटर है, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की और मुझे एक किताब गिफ्ट भी दी। आज ये किताब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक डिजिटल कॉपी एक आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज दूं, आप इसे पढ़िए। वेरी स्मॉल बुक, लेकिन जिंदगी को चेंज करके रख देगी। आपका जिंदगी को देखने का एंगल चेंज हो जाएगा। जेम्स एलन कहा करता था, इसकी कीमत 1 शिलिंग भी नहीं है। 1923 में ये किताब लिखी गई। इतनी बड़ी किताब थी कि उसके बाद आने वाले जितने भी लिटरेचर, माइंड और थिंकिंग में लिखा जाने वाला हर लिटरेचर इस एक किताब की जद से दूर नहीं रह सका। 1930 में एक किताब जिसका नाम एज ए मैन हु थिंक्स, इतनी बड़ी किताब, वो कहा करता था 1 शिलिंग है। आज मैं गूगल करके देख रहा था, 1 शिलिंग पाकिस्तान में 2 रुपए के मुताबिक है। और अब आजकल तो आपने 2 रुपए भी नहीं देखे होंगे। तो 2 रुपए की किताब किस तरह एक आम आदमी को खास बना देती है। आपने आज ये सोचना है और गौर फिक्र करना है कि मेरी थिंकिंग कैसी है, मेरा माइंडसेट कैसा है और मैंने इसे चेंज कैसे करना है। ऑलवेज रिमेंबर, चेंज इनविजिबल होती है। माइंड में जब चेंज आती है, जब आपकी जिंदगी में बड़े इंसान आते हैं, जब आपके अंदर बड़े थॉट्स आते हैं, बड़ा नॉलेज आता है, फिर आप आम आदमी नहीं रहते, आप खास आदमी बन जाते हैं। इसकी 3 बातें आज आपसे मैं शेयर करूंगा। जेम्स एलन कहा करते थे कि इंसान मेड और अनमेड खुद बनता है। मैन इज ए मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ। ब्रैकेट में कहते हैं अपनी सोचों को चेंज करके। फिर अगला फिक्रा वो कहते हैं व्हाट यू थिंक यू बिकम। जेंटलमैन, आप जो भी सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। सोचना चेंज करें, आप इंसान भी चेंज हो जाएंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप एक किताब पढ़ने के बाद वो शख्स नहीं रहते जो आप पहले होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी होती है। जो ही वो मैसेज माइंड में जाता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से आपका प्लास्टिक माइंड चेंज हो चुका होता है और आप वो आदमी नहीं रहते जो इससे पहले होते। थर्ड मैसेज,
A man cannot change his outer condition without first changing his inner conditions. बहुत सारे आज आपके सवाल होंगे, क्यू सेशन में हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, चेंज के लिए जरूरी है कि आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी। और अंदर कहां जाना है इसको भी आज हम देखेंगे। व्हाट इज इनर सेल्फ, व्हाट इज माय आउटर सेल्फ। इनर सेल्फ मैंने कैसे जाना है, फॉर्मूला क्या है। ये बड़ा आम क्वेश्चन है, बट बड़ा खास क्वेश्चन है, आंसर बड़े कम मिले होंगे। उसकी वजह यह है कि ये पढ़ने के बहुत ज्यादा फील करने और सोचने और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये चीजें अफेकन होंगी आपके ऊपर। इसलिए मैं अपना जर्नी आपसे शेयर करूंगा कि इनर कनेक्टेडनेस के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। ये छोटा सा एक पिक्चर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कोशिश करूंगा ये भी आपको स्लाइड भेज दूं, आप इसको याद रख के लिख लीजिएगा। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो तो सिर्फ 5% होता है आइसबर्ग की तरह, बट नीचे सब कॉन्शियस इतना बड़ा होता है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये सारा कुछ इसलिए मैं बुनियाद रख रहा हूं कि अगला सेगमेंट जब आपका फ्रेमवर्क आएगा तो आपको वो प्लेस करने के लिए आसानी हो जाए कि आपने सब कॉन्शियस में रखना है या कॉन्शियस में रखना है। कॉन्शियस कैसे काम करता है, सब कॉन्शियस कैसे काम करता है। ये कॉन्शियस जो आप देखेंगे टॉप के ऊपर है कॉन्शियस माइंड, ये विल पावर है, ये आपके फैसले हैं जो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, ये प्लानिंग आप करते हैं, ये आपका बिहेवियर है, ये एनालिसिस है, ये गोल्स है, ये एक्शन है। सब कॉन्शियस में क्या पड़ता है, वो तमाम डेटा जो आप अंदर डालते रहते हैं। सब कॉन्शियस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये माइंड नहीं करता, आप जो भेजेंगे रख लेता है। चॉइस आपके पास है कि आप उसके अंदर क्या डालते हैं। सिसेरो ने कहा था माइंड इज लाइक ए गार्डन, अब जो उसमें डालेंगे वही बनेगा। आलू डालेंगे आलू निकलेंगे, टमाटर डालेंगे टमाटर निकलेगा, सेब डालेंगे सेब निकलेगा। अब जो उधर ग्रो करना चाहते हैं आपने फैसला करना है। जो सबकॉन्शियस के अंदर अगर आप टमाटर डालेंगे, बिलीव मी कि टमाटर ही निकलेंगे। अगर वहां कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट इंग्लिश वर्ड्स डालेंगे तो याद रखिएगा एक अच्छा स्पीकर जितना भी हो 300 अल्फाज के साथ खेल रहा होता है। और अगर आपकी वोकैबुलरी 500 से ऊपर चली जाए तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले हो जाएंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, बड़ा लीडर बनने के लिए आज के दौर में आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गूंगा लीडर कोई भी नहीं बनाता और आपको भी कोई नहीं रखेगा। तो सब क्वेश्चंस के अंदर हमारे फियर्स होते हैं, इमेजिनेशन होती है, ये फियर हैं जो आपको रोकते हैं, जो हमने पहले देखा है। नेसेयर्स हैं आपकी जिंदगी में, इतनी 60,000 ना सुन चुका होता है बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके जेहन में माँ कहती है डोंट डू दिस, डोंट क्लाइंब, अब ये ना करो वो ना करो। वो इतनी ना इकट्ठी हो चुकी होती है कि इंसान को अपने पे बिलीफ नहीं रहा होता। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वुड यू बिलीव, मुझे जिंदगी के बहुत अरसे के बाद ये चीजें समझ आई और मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला, फिर जिंदगी का एक डिफरेंट एंगल सामने आया। तो सबकॉन्शियस के अंदर हमारी वैल्यूज पड़ी होती हैं कि मेरी फैमिली ने मुझे वैल्यूज क्या दी थी। क्या बंदों से बदतमीजी करनी है, लोगों से अखलाक से बात करना है। आपके नबी ने कहा था तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। तुम्हें बेहतर वो है जिसका तकवा बेहतर है। आपके अंदर इमोशंस पड़ी होती हैं, जज्बात, जब गुस्सा आ जाता है हम रिएक्ट करते हैं, ये काम पड़ा होता है सबकॉन्शियस माइंड में। आपके पर्सनल बिलीव्स पड़े होते हैं, सोसाइटी के बिलीफ जो आपको सोसाइटी देती है वो पड़े होते हैं, जो भी सही गलत। यहाँ वो आदतें पड़ी होती हैं जो रिपीटेड सोचों और रिपीटेड एक्शंस के साथ आप बेसिकली इकट्ठी कर रहे होते हैं, और ये आदतें ही आपका सबकॉन्शियस बन चुका होता है। अब थोड़ी सी मेरी बात को याद करें कि जब सोच है अगर उसको चेंज करेंगे तो एक्शन चेंज होगा, जब आपका एक्शन चेंज होगा तो हैबिट्स चेंज हो जाएंगे, जब हैबिट्स चेंज हो जाएगी तो सबकॉन्शियस जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है सारे का सारा आपका चेंज होएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको लाउजू की कोटेशन बताई थी कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम your actions, and watch your actions, they become your, watch your thoughts, they become your words, watch your words, words become actions, action become habits, habit become your character। तो पीछे जाके जब आप देखेंगे तो मेरी बात को आप रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे कि पीछे गेम कहीं ना कहीं थॉट्स की थी। अगर मैंने कॉन्शियस थॉट्स का सिलेक्शन अच्छी की तो मैं एक अच्छी आदत का मालिक बनूंगा। याद रखिएगा, जो किंग होता है उसकी हैबिट्स भी किंग होती हैं, और आपकी जब हैबिट्स किंग वाली हो जाएंगी तो आप भी आम आदमी नहीं रहेंगे।
जॉन एफ कैनेडी की कोटेशन के साथ फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज टू हुम मच इज गिवन। आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि क्या मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा दिया है या ज्यादा दिया है। इसके मुताबिक ही आपका फैसला होना है, इसके मुताबिक ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ना है? मॉड्यूल 1 में जो हमने ग्रोथ माइंडसेट था, 5 चीजें अपने आप को समझानी है। नंबर 1, जैसी भी सिचुएशन होगी मैं बाउंस बैक करूंगा, नेवर गिव अप। चर्चिल कहा करते थे नेवर गिव अप। जिंदगी में जो भी हो, बार बार अपने आप से ये फिक्रा करें। My father died many years back. My brother told me one advice, and that advice always is with me. और मुझे हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत फायदा देती है। That is always remember, अपने आप को ये मैसेज देते हैं that never give up। जैसी सिचुएशन होगी never give up। और अपने दिमाग के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप न्यूरल नेटवर्क ऐसे बना लें कि उसके अंदर से एक ही बात निकले कि आई एम ए लीडर, आई एम ए ग्रोथ माइंडेड लीडर। मैं कभी भी पीछे नहीं रहूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, मैं बाउंस बैक करूंगा जिंदगी में जैसे भी हालात होंगे। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट का लीडर फास्ट फेलियर होता है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल आज हम एलन मस्क की फिर लेंगे। फेलियर दर फेलियर दर फेलियर, क्विक फेलियर। रिमेंबर, फेलियर के बाद सो नहीं जाना, वहां बैठ नहीं जाना, उसका मातम नहीं करना, वहीं पे कपड़े झाड़ के फिर खड़े हो जाना और फिर कम बैक करना। फिर यहाँ कन्फ्यूशियस की कोटेशन में याद आएगी कि मुझे उससे कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 7 दफा गिने हैं। बड़ी बात यह है कि आप 7 दफा गिने हैं, 8वीं दफा फिर खड़े हो गए। ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप को मैसेज दे दें कि आई एम ए लीडर। अपने अंदर स्टैंप लगा दें दैट आई एम अ लीडर, जो ग्रोथ माइंडेड होता है और ग्रेट लीडर होता है। क्योंकि गुड, जेम्स जेम्स कॉलिन कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर, गुड एनिमी होता है ग्रेट का। अगर आप गुड पे बैठे रहेंगे तो ग्रेट नहीं बनेंगे, तो गुड एवरेज होता है, ग्रेट बड़ा इंसान होता है। तो फास्ट फेलियर का मतलब यह है कि बार बार फेल होना, बार बार खड़े हो जाना। किसी ने एक फिलोसफर से पूछा कामयाब और नाकाम लोगों का फर्क कैसे हम जानेंगे, दोनों गलतियां करते हैं। तो उसने कहा यस, बोथ मेक मिस्टेक्स। फर्क ये होता है कि नाकाम आदमी गलतियां करने के बाद मायूस होकर बैठ जाता है, लेकिन कामयाब आदमी, सक्सेसफुल आदमी, लीडर आदमी अपनी नाकामियों के बाद बैठता नहीं है, वो कपड़े झाड़ के फिर खड़ा हो जाता है। हाँ, फास्ट फेलियर वो लर्न करता है और आगे बढ़ता है। यही एक कुंजी है जिंदगी में सक्सेसफुल होने की। तीसरा, प्रॉपर्चुनिटी। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वर्ड आई गॉट इट। मैंने खुद इसको बनाया कि जब भी प्रॉब्लम आए उसको अपॉर्चुनिटी समझे। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम्स आती ही आपको बड़ा करने के लिए। मैं अक्सर करा करता हूं कि अगर प्रॉब्लम्स फेस नहीं हो रही तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका गोल कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं हो रही तो आप किसी छोटे स्पेक्ट्रम पे पड़े हुए हैं, आप छोटी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप आम इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। नाकामी और कामयाबी की एक और बात याद रखिएगा, जुल्म ये है जब आप नाकाम रह जाते हैं तो आपको बिलो एवरेज लोगों के अंदर रहना पड़ता है। कामयाब आदमी कभी भी बिलो एवरेज लोगों के अंदर नहीं रहता, उसके दोस्त बड़े बड़े लोग होते हैं। उसकी सक्सेस की सबसे बड़ा इनाम इसको ये होता है। चॉइस आपके पास, क्या आपने नाकाम रहना है या कामयाब होना है। डॉक्टर जफर कहा करते हैं कि 6 महीने जलील होना है या सारी उम्र जलील होना है। चॉइस इज विद यू जेंटलमैन। 6 महीने दिन रात कर ले तो ये जिंदगी बदल देगा। अगर आप उसके ऊपर बैठे रहेंगे अपनी गलतियों के, तो नो बडी इज गोइंग टू कम टू रेस्क्यू यू। मेल रॉबिन, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर किताब जरूर पढ़िए, 5 सेकंड्स। वो कहा करती है कोई भी शख्स आपको बचाने के लिए नहीं आएगा जेंटलमैन, यू आर द रेस्क्यूअर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, नो बडी इज गोइंग टू पिक यू अप। ऑलवेज रिमेंबर, फास्ट फेलर, बार बार गिरो, अपने आप को मैसेज दो आई हैव टू कम बैक। सो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको अपॉर्चुनिटी समझनी है। जब आपका एक मेंटल शिफ्ट आ जाएगा, ओके आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी सम अपॉर्चुनिटी इनटू दैट। ऑलवेज रिमेंबर, अल्लाह ताला आपका एक पर्दा खोलेगा और आपको अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हिस्ट्री भरी पड़ी है बेताशा एग्जांपल्स। ग्रोथ माइंडेड लीडर जो होता है उसकी चौथी क्वालिटी होती है कंसिस्टेंट परसिस्टेंस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, DC 1%। बिलीव मी, बड़ी सी बड़ी किताब पढ़ ले, बड़े सा बड़ा लेक्चर ले ले, अगर आपकी घर के अंदर एक दीवार के ऊपर ये पेपर चस्पा है DC 1%, डिसिप्लिन,
कंसिस्टेंसी, 1% ग्रोथ एवरी डे। ऑलवेज रिमेंबर, साल बाद 37% अब बढ़ चुके होते हैं। 37 टाइम्स बहुत बड़ा फिगर है एक साल में। 37% आप चेंज हो जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? आप आम आदमी का, आप तो स्पेशल आदमी बन जाते हैं। तो कंसिस्टेंट परसिस्टेंस, हमेशा परसिस्टेंट रहे, ब्रायन ट्रेसी का फॉर्मूला। फिफ्थ, ओपननेस विद फिक्स्ड माइंडसेट। हम यूजुअली फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं सारे के सारे। हम लोग बंधे पड़े होते हैं अपनी वैल्यूज के साथ, अपनी पिछली प्रोग्रामिंग के साथ, पिछली बीमारियों के साथ, पिछले इश्यूज के साथ भटे रहते हैं, उनसे निकलते नहीं है। उनको ना निकलने के लिए हमें, हमारे बीच में एक दीवार आई होती है ईगो की, जो बेसिकली मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही होती। मैं ही अपनी जिंदगी के रास्ते में खड़ा हूं, याद रखिए। और इस बात को लिख लीजिएगा, बेसिकली मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी हर्डल मैं खुद हूं, जो बदलना नहीं चाहता। मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में होता है। सबसे बड़ा दुश्मन मैं अपनी साथ का खुद होता हूँ, इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी जज्बात के हथे निकाल रहा होता हूँ और अपनी पुरानी वैल्यूज के ऊपर खड़ा होता हूँ, जिसका कोई वैल्यू नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप समंदर के किनारे को छोड़ेंगे नहीं, तो समंदर के बीच में कैसे जाएंगे? बड़ी मशहूर मिसाल है, इफ यू वांट टू कैच अ बिग फिश, तो आपको समंदर का किनारा छोड़ना पड़ेगा। समंदर के किनारे का मतलब अफियत है, सुकून है, मौज है, रेस्ट है, बैठे रहना बेड पे है। बट समंदर का मतलब तलातम खेस मौजों से जो घबराया नहीं करते। वो आप जाएंगे, आपको थपेड़े लगेंगे, अब गिरेंगे, अब उठेंगे, बट बड़ी फिश तभी पकड़ी जाएगी जब आप समंदर में जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर जेंटलमैन, किनारे पे बैठ के दुनिया का बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि वहां सुकून पड़ा है, आफियत पड़ी है। अगर बड़ा काम वहां सब लोग कर सकते हो, तो सारे लोग ही बड़े इंसान हो। आई रिमेंबर, बहुत बड़ी मशहूर ऑस्कर अवार्ड मूवी थी, उसका फोटोग्राफर 3 साल तक समंदर के किनारे बैठा रहा, सिर्फ एक शॉट लेने के लिए, कि मैं वो फील देना चाहता हूँ मूवी में, कि जब एक समंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठती है, तो उसका हमारी जिंदगी पे असर कैसे होता है, और हम उसे कैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। 3 साल, 3 years, वो बंदा उस समंदर किनारे अमेरिका के अंदर बैठा रहा और वो शॉट करता रहा, एक शॉट के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमें भी इस लेवल पे कमिटमेंट चाहिए। अब सारी चीजें रिसेंट, मैं लीडर इसलिए कहता हूं कि इन्होंने पिछले जो लीडरशिप के सारे कानून हैं, उनका दिया पंचा करके रख दिया। लोग कहते थे मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, इस बंदे ने कहा मल्टीटास्किंग, जेंटलमैन, मल्टीटास्किंग क्या, मुंह तोड़ के रख दूंगा। इसने प्रूफ किया कि मल्टीटास्किंग भी ऐसी जो जिंदगी में आपने देखी ना हो, ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक ना देखी हो। कहीं पे वो टेस्ला गाड़ियां बना रहा है और कहीं पे स्पेस एक्स बना रहा है। स्पेस एक्स के जहाज बार बार गिर रहे हैं, उसके रॉकेट्स, वो फिर खड़ा हो जाता है। तो आपको रेजिलियंस नजर आएगी, उसके अंदर कम बैक नजर आएगा, अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, सारी चीजें। फास्ट फेलियर है, फिर खड़ा हो जाता है, रॉकेट तीसरी दफा खिला, फिर खड़ा हो गया, अगले ही फैसला किया, हमें फौरी इसको डालना है। उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसकी टीम कहती है, उसने कहा दिन रात कर दो, हमें वेरी क्विकली फिर रॉकेट लॉन्च करना है। अपॉर्चुनिटी, हर वो प्रॉब्लम जो दुनिया डर रही होती है, वो आगे बढ़ता है, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेता है। लोग अभी देख ही रहे थे, उसने ट्विटर उठा के जेब में डाल लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा का सेंस है, परसिस्टेंस। आप देखें, लगा हुआ दिन रात 3 घंटे सोता है। क्या आप सोते हैं 3 घंटे? दुनिया का अमीर तरीन आदमी, अब दुनिया की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पॉलिटिक्स अब पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, टेक्नो पॉलिटिक्स होगी। दुनिया के टेक्नोलॉजी के लीडर्स बताएंगे पॉलिटिक्स किधर जाएगी। कंसिस्टेंट परसिस्टेंस है, दिन रात में लगा हुआ। ओपननेस विद फिक्स, यहां आपने ध्यान रखा, क्या आपका फिक्स माइंडसेट है या ओपन माइंडसेट है? ओपन माइंडसेट, या छोटी मिसाल, यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग। डरना नहीं है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, जो मैं इकोनॉमिक्स का बंदा ही नहीं हूँ जी, मैं तो टेक का बंदा ही नहीं हूँ जी। इसका मतलब यह है कि मेरे माइंड को मैंने लिमिटाइज कर लिया है, फिक्स्ड माइंडसेट कर लिया है। लर्न एवरीथिंग, रीड एवरीथिंग, आपके अंदर क्रॉस प्रोफेशनल डेप्थ आएगी। बोरिंग कंपनी हो या हाइपर लूप हो, सोलर सिटी हो या न्यूरालिंक हो, स्टारलिंक हो या ओपन एआई हो, लुक एट इट, ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लेकिन ये वो ग्रोथ माइंडसेट का लीडर है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करता है। अपने आप को लिमिटाइज ना करें,
अगेन यू आर द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ गॉड। अल्लाह ने कहीं बैठ के आपको बनाया है, आप आम आदमी नहीं है। फनफख्ता फीही मिन रूही, अल्लाह खुद क्लेम करते हैं, आप आम आदमी नहीं है, याद रखिए। सेकेंड फेज, दूसरी क्वालिटी लीडर की क्या होती है? रेजिलियंट होता है। ये 5 के 5 फ्रेमवर्क के पिलर जो हैं, ये वो सारा फीडबैक है जो बच्चों ने बताया कि दीज आर द क्वेश्चन जो हम अगर एड्रेस करें तो मैंने इसको एक फ्रेमवर्क में डाल दिया। लीडर ऑलवेज, अब ये सारी लीडरशिप की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपके अंदर वो लीडरशिप चाहता हूं, इसलिए कि ये वो क्राइसिस है हमारी पूरी नेशन के अंदर। अगर लीडरशिप क्वालिटीज आप सीख ले तो आप आम स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, आप खास स्टूडेंट बन जाएंगे। आप मिशन के साथ होंगे, आप विजन के साथ होंगे, आप बड़े ख्वाबों के साथ होंगे। अगर आप ख्वाब नहीं है, वो जुल्म करके अपना आप सोते हैं। कौन सी रात है, कौन सी स्लीप है जिसके अंदर कोई ख्वाब नहीं है? अगर ख्वाब नहीं है तो याद रखिएगा कि आप तजलील कर रहे हैं अल्लाह की पैदाइश की, जो 37 ट्रिलियन सेल्स पे खड़ी है। अल्लाह को बिलीव मी, दुख आएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह को सबसे बड़ा दुख ये आएगा कि यार आई हैव गिवन यू सच अ ब्यूटीफुल माइंड, इतनी बड़ी पर्सनालिटी मैंने बनाई आपकी, अब करके क्या है? यू व्हाट यू डिड विद माय गिविंग्स, मैंने तुम्हें आम तो बनाया ही नहीं था, तुम्हें तो मैंने खलीफा बनाया था। तुम अहसनत तकवीम थे, बेस्ट प्रोडक्ट थे मेरे, यू आर द मास्टर प्रोडक्ट ऑफ माइंड। लेकिन आपने किया क्या उस ब्रेन के साथ? 80 बिलियन न्यूरॉन्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। छोटी छोटी हरकतों पे लगे रहे, छोटी छोटी डिस्कशन पे बैठे रहे, लोगों के ऊपर बातें करते रहे। तुमने आइडियाज की बात ही नहीं की, तुम लोगों की डिस्कशन मटेरियल्स की बातें करते रहे। आम आदमी और खास आदमी बड़ी बात ये होती है कि बड़ा आदमी आइडियाज की बात करता है, सोचों की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, अवाम की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो रेजिलियंस में हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। एक रेजिलियंट लीडर जो होता है उसमें कौन सी 4 क्वालिटीज होती है? उसका ए क्यू बहुत होता है। आज हमने दूसरा पढ़ा, ई क्यू, इमोशनल क्वोशंट। अब ये वो मसला है जिसको आपने पॉलिश करना है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है, वो आज अपलोड करूंगा। ये बड़े सीईओज को सेम प्रॉब्लम आती है, वो इमोशनल बैंक उनका खाली हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठंडे नहीं रहते। ब्रूसली ने कहा था कमरे में सबसे खतरनाक आदमी वो है जो सबसे ठंडा होकर बैठा हो, जो सबसे पुरसुकून और बैठा हो, जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, जो गुस्से में नहीं आता, वो सबसे खतरनाक आदमी होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल वो होता है जब अपने अल्फाज को बचा के रखता है। ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, रॉबर्ट ग्रीन। याद रखिए, जब भी जरूरत हो रिमेंबर, कम बोले। आपका पावर, आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। द मोमेंट यू ओपन योर माउथ विदाउट थिंकिंग, अगर आप बात करने से पहले अपने थॉट को अपने दिमाग के अंदर बात नहीं देते, धो नहीं डालते, डोंट अटर, डोंट ओपन योर माउथ। लेस ब्राउन ने कहा था, व्हेन वी ओपन द माउथ वी टेल द वर्ल्ड हु वी आर। ऑलवेज रिमेंबर, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। रेजिलियंस, सेकंड फेज, सेकंड मॉड्यूल। ए क्यू उसका बड़ा स्ट्रांग होता है, अडेप्टेबिलिटी कोशेंट। जैसे भी हालात होते हैं अडेप्ट करता है। ब्रूस ने कहा था पावर किस में है? बी लाइक अ वाटर, वाटर गिलास में जाता है तो गिलास बन जाता है, बोतल में जाता है बोतल बन जाता है। याद रखिएगा, आप भी एक पानी की तरह रहे, जैसी सिचुएशन हो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जाते हैं अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है, जिस बिजनेस में जा रहे हैं वहां अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। लाइफ जूं जूं चेंज होती है, क्योंकि चेंज इतनी तेजी से हो रही है कि हमें खुद नहीं समझ आ रही और किसी को भी नहीं पता। लेकिन कामयाब आदमी कौन होगा? जो रेजिलियंट होगा, वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक क्विकली अपने आप को चेंज करेगा, अपने ए क्यू पे काम करे। इसकी इक्वेशन क्या होगी वो भी मैं आज आपको डीएम कर दूंगा कि अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। नंबर 2, नेवर गिव अप माइंडसेट, जो हमने पहले कहा। रेजिलियंट का मतलब क्या है? वो वापस आता है, बार बार हिट करता है, पीछे नहीं रहता। 3, एनर्जी क्वेश्चन। लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, 2 चीजें अल्लाह ताला ने बहुत लिमिटेड दी हैं इंसान को। एनर्जी आपने सुना होगा कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ये बस ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो एनर्जी की शक्ल में जब आप सोचना शुरू होंगे, निकोला टेस्ला आपको याद आएगा। तो इसलिए एनर्जी क्वेश्चन, एनर्जी जब तक आपके अंदर होगी तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। नंबर 2,
एनर्जी के लिए दो एलिमेंट्स याद रखिएगा। इंसानी जिंदगी की अलामत दो चीजें होती है। कैसे हम कहते हैं कि ये इंसान जिंदा है या मुर्दा है? जब हम देखते हैं कि उसके सांस चल रहे हैं तो हम समझते हैं कि इंसान जिंदा है। जब सांस बंद हो जाते हैं तो हम कहते हैं जिंदगी खत्म हो गई। ये वो सांस है जिन्हें हम सारा दिन फील ही नहीं करते कि कितने इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जिंदगी की अलामत है। क्या आपने ब्रीदिंग के ऊपर कभी कुछ काम किया? नहीं किया। ये अलामत है जो जिंदगी की अलामत है। क्या मैं ब्रीदिंग पे कोई किताब पढ़ी? तो फिर मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं? मेरी एनर्जी का लेवल क्या हो? दूसरा एलिमेंट ब्रीदिंग के बाद जो जिंदगी का है वो पानी है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जिंदगी हर जो भी है वो पानी से जुड़ी हुई है। अपने वाटर इनटेक देखें, बहुत दफा आप देखेंगे यू आर इन स्ट्रेस तो आपका पानी आपके अंदर कम होगा। आपको याद होगा आखिरी दिनों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाटर ट्रीटमेंट किया था कि मुख्तलिफ वेल से पानी मंगवा के अपने आप को पिया। कोई वाटर बहुत बड़ी रेमेडी है। जब भी आप बहुत बड़ी परेशान हो तो ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रेस लेवल में अपना वाटर इनटेक बढ़ा लें। फोर्थ, कन्फ्यूशियस माइंडसेट। रेजिलियंस का मतलब है कि आप अपने अंदर ये चीज बिठा लें कि जिंदगी जब भी मुझे थपेड़ा मारेगी, जब भी मुझे नीचे गिराएगी, अगले ही लम्हे में अपने आप को मैसेज देना है कि मैं वहां नहीं ठहरूंगा, मैंने ये जगह नहीं है। मोहम्मद अली के लिए कहते हैं कि एक दफा मुझे इतना जोर का पंच पड़ा कि मैं जमीन पे गिर गया। और मैं जमीन पे गिरा हुआ था तो वहां मेरे में हिम्मत ही नहीं थी उठने की। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मोहम्मद अली, क्या ये जगह है सुपरस्टार की? क्या बड़े आदमी की ये जगह है कि पंच पड़ा हुआ है और मैं जमीन पे गिरा हूं? क्या मैं अपने नाम के साथ इंसाफ कर रहा हूं? कहते मुझे वहां एक बात याद आई, यार मैंने बॉक्सिंग तो सीख ली पर यहाँ बॉक्सिंग काम नहीं आ रही, यहाँ स्किल तो काम नहीं आ रही, यहाँ क्या चीज काम आएगी? यहाँ विल काम आएगी। कहते कि मुझे उसी लम्हे याद आया और मैं खड़ा हो गया। फिर उठ के मैंने ऐसा पंच मारा कि अगले ही लम्हे वो जो मेरा अपोनेंट था वो जमीन पे गिरा हुआ था। तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसी जिंदगी से गिरेंगे जहां आपको होश नहीं आएगी, जहां आपका दिमाग नहीं काम करेगा, जिस्म साथ नहीं देगा। तो याद रखिएगा वहां स्किल काम नहीं आएगी, वहां विल काम आएगी। और आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये जगह आपकी है या नहीं है। रेजिलियंस की पिक्चर गैर पे देखें। जिंदगी में आपको बहुत सारे ऑड्स मिलने ही मिलने, और आपने उनको मजबूती से पकड़ के आगे बढ़ना है, उनसे जान नहीं छुड़ानी। नंबर 10, दुनिया में एक ही नंबर 10 मशहूर है, अल्फाबे दी ओरो, गोल्डन बॉय, मैराडोना, अर्जेंटीना। सड़क झोंपड़े सड़क के ऊपर एक झोंपड़ी थी, वहां मैराडोना रहते थे। मैराडोना 3 साल का था, बाहर खेल रहा था झोंपड़ी के, और उसके घर से बाहर से एक गाड़ी गुजरी। लोग उस गाड़ी में कहके लगा रहे थे। उसमें से किसी एक बंदे ने गाड़ी में पड़ा हुआ फुटबॉल उठाया और उस बच्चे की तरफ फेंक दिया। 3 साल का बच्चा मुस्कुराता हुआ वो फुटबॉल को पकड़ा, घर चला गया। अब ये गरीब आदमी, ये गरीब बच्चा सारा दिन उस फुटबॉल के साथ खेलता रहा। उसको एक खेलने का नया खिलौना मिल गया था, लेकिन यहीं पे जिंदगी बदल गई। वो गिफ्ट जो 3 साल की उम्र में उस फुटबॉल की शक्ल में मिला, आपको भी जिंदगी के बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें मिलेंगी। बिलीव मी, ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, मेरी जिंदगी के अर्ली किसी भी साल में ऐसा वेबिनार नहीं है, ऐसी मोटिवेशन नहीं है, ऐसे स्टैट्स नहीं है, ऐसे कोट्स नहीं है, ऐसे रेफरेंसेस नहीं है, ऐसी स्टोरीज नहीं है। ये टीचर्स जब इस तरह के विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपके लिए भी एक फुटबॉल है, आप 3 साल के हैं या 24 साल के हैं, बिलीव मी,
इस वेबिनार को पकड़ के आप जिंदगी बदल सकते हैं, ना सिर्फ अपनी, अपने पेरेंट्स की। माँ हर बच्चे को पैदा करती है और कहती है ये मेरा शेर है, लेकिन चॉइस आपकी है। जेंटलमैन आपने शेर बनना है या गीदड़ बन के दिखाना है। माँ ने आपको बादशाह पैदा किया। अब सारा दिन यूनिवर्सिटी में खच्चे मारते हैं, माँ घर बैठे वेट कर रही होती है कि ये बच्चा बादशाह बनेगा, किंग बनेगा, आम आदमी नहीं है, ही इज माय सन। क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? यू आर ए डॉटर। दुनिया में तो बड़ी बड़ी डॉटर्स गुजरी हैं, क्या आप जस्टिफाई कर रही हैं? आस्क योर क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी में खेलना है कि काम करना है, गप्पे मारनी है या आगे बढ़ना है? ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन इज ऑलवेज विद यू। जब तक आप पूछते रहेंगे आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन क्वेश्चन मर गया आप भी फौत हो जाएंगे, आपकी भी वहीं कब्र बन जाएगी। जिस्मानी कब्र नहीं, ज़हनी कब्र, इमोशंस की कब्र, सोचों की कब्र। और याद रखिएगा ये आपको हॉन्ट करेगी सारी जिंदगी। इसलिए डॉक्टर जफर वाली बात कि ये 6 महीने जलील हो ले, बेहतर है सारी जिंदगी बार बार जलील होने से। कहा जाता था कि ये हैंड ऑफ गॉड है मैराडोना। यकीन करें हम में कोई बच्चा 10 साल का नहीं बैठा हुआ। मैराडोना 10 साल की उम्र में उसने लॉस सेबोलितास को ज्वाइन किया, जो उस वक्त सबसे बड़ी क्लब थी अर्जेंटीना की, बिगेस्ट क्लब इन अर्जेंटीना। और उसने क्या किया, दुनिया को एक नया इंसान बताया। ये देखो फुटबॉल को ऐसे भी खेला जा सकता। 136 मैचेस कंसेक्यूटिव जीता। क्या हमारी जिंदगी में 136 जीते हैं? क्या हमारी 136 कंसेक्यूटिव विन्स हैं? वो अर्जेंटीना के रोड के ऊपर पैदा होने वाला मैराडोना, अल पेबे दे ओरो, गोल्डन बॉय, हैंड ऑफ गॉड, एक दफा गोल किया, इतना बड़ा गोल था कि कहते हैं जिसका हाथ लग गया, उसने कहा जी मेरा हाथ नहीं था, मेरे अल्लाह का हाथ था। क्या आपके लिए अल्लाह का हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? उठता है। जब आप जिंदगी को दिन रात मेहनत से गुजारेंगे, बड़े मिशन के साथ जाएंगे, बड़े ख्वाबों के साथ गुजारेंगे, रिमेंबर अल्लाह ताला आपका हाथ बन जाता है, फिर आप आम आदमी नहीं रहते। बिलीव मी, अगर इस सेशन के बाद अगर आप आम आदमी हैं तो क्वेश्चन योरसेल्फ कि 10 साल बाद आपको ये मेरा वेबिनार हॉन्ट करेगा, परेशान करेगा कि ये एक अवेकनिंग कॉल जरूर किसी बंदे ने दी थी कि आम नहीं रहना। जब तक गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, याद रखिएगा पॉलिश होंगे। आम आदमी टुडे खा के बनता है। कोटेशन याद रखिएगा, डिफिकल्टी शुड नेवर मेक यू बेटर, दे शुड मेक यू बेटर। मुश्किलात आएंगी, तल्ख नहीं होना, बेहतर होना है। हम तल्ख हो जाते हैं, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया। इमोशंस याद रखिएगा, हमने हार्ट पे हाथ रखना है कि मैं इमोशंस के साथ लीडर नहीं बनूंगा, मैं सोच के साथ माइंड करूंगा। मेरा कॉन्शियस काम करेगा, मैंने सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर ली। मैंने गुस्सा नहीं खाना। जैपनीज बिजनेस लीडरशिप में आप पढ़ते हैं कि जब मीटिंग हो रही होती है तो सबसे पीछे एक बंदा बैठा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और खामोशी से मीटिंग सुन रहा होता है, अपने जज्बात के हत्थे नहीं चढ़ता। एंड पे वही आगे आता है और वही फैसला करता है, क्योंकि खामोशी से रहने वाला बंदा ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है। सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं रेजिलियंस का। अपने अंदर चेंज लेके आए, और कौन सी है? रेजिलियंस। आप आम आदमी रहेंगे। मेरी लाइफ की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, इसको आपने लिख लेना। इतनी बड़ी स्टोरी है कि जिंदगी में आपको बार बार, ये आदमी, ये बूढ़ा आदमी कौन है? इट्स फ्रेंच आर्टिस्ट रिनोयर। इतना बड़ा आर्टिस्ट दुनिया ने नहीं देखा। फ्रांस के लोग कायल थे, इतना बड़ा आर्टिस्ट। इसका एक दोस्त था मिटेसी। रिनोयर बूढ़े हो चुके थे, बीमार थे। रिनोयर की यह हालत थी कि उनकी उंगलियां काम नहीं करती थी, उनकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी, उनकी उंगलियों से कभी कभी खून निकलता था। वो ब्रश पकड़ते थे तो उनका हाथ से ब्रश गिर जाता था। एक दिन इसी सुबह उठे, ब्रश पकड़ा, कैनवस के साथ खड़े हो गए, गिर गए, ब्रश भी गिर गया, फिर हिम्मत करके खड़े हुए। इतनी देर में उनका दोस्त मिटैसी आ जाता। मिटैसी उसको कहते हैं, मास्टर, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट यू वांट मोर फ्रॉम योर लाइफ? आज फ्रांस का बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है। आर यू हैव रिटन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। अब तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? तुमने क्या बनाना है?
फॉरगेट इट, थक गए हो, आराम करो, रेस्ट करो, लीव दिस कैनवस, फॉरगेट अबाउट दिस ब्रश। रेनायर हंसे, गिरे हुए थे, खड़े हो गए, दोबारा खड़े हो गए, दोबारा ब्रश पकड़ा, ब्रश फिर गिर गया। उसके मिटेसी इन कांपते आंसू के साथ, इस टूटे बातों के साथ, मैं जो भी करता हूं मुझे माजी याद आ जाता है। आखिरी दिनों में ये हालत थी कि रेनॉयर से हाथ में ब्रश नहीं पकड़ा जाता था। वुड यू बिलीव, रेनॉयर अपने दांतों में ब्रश पकड़ के पेंट किया करते थे। और जिस दिन मेटेसी आके उनको पूछता, रोता कि मास्टर फॉरगेट इट, यू आर अ मास्टर ऑफ दिस एज, अब तो छोड़ दो। तो रेनॉयर कहा करते थे, बिलीव मी, इस पेन के साथ जब मैं एक पेंटिंग बनाऊंगा दुनिया में मास्टरपीस बनेगा। क्या आप उस पेन के साथ अपनी जिंदगी का ब्रश पकड़ के अपनी पेंटिंग बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या लग्जरीज का वेट कर रहे हैं? बड़ा इंसान लग्जरीज में पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, इट्स माय कोटेशन, फूल के लिए जरूरी नहीं है कि वो रूडी में पैदा हो या डीएचए में पैदा हो, उसका काम है खुशबू देना। अपने आप को स्लैप लगाए कि रेनॉयर, जिसका हाथ कांपता था, अपने दांतों से ब्रश लगाता रहा, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उस पेन के साथ अपनी जिंदगी का ब्रश पकड़ के अपनी पेंटिंग बना रहे हैं? याद होगा मैंने आपको कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यू आर द आर्किटेक्ट योर ओन लाइफ। आप खुद डिजाइनर हैं अपनी लाइफ के। कैसी जिंदगी डिजाइन कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करें। तो अपनी जिंदगी में रेनॉयर की स्टोरी याद रखिएगा। क्या वो मास्टरपीस उस पेन के अंदर रह के अपनी जिंदगी का ब्रश पकड़ के क्या अपनी पेंटिंग खुद बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो रेजिलियंट लीडर अपनी जिंदगी का पेंट खुद बनाता है, अपनी पेंटिंग खुद स्टैब्लिश करता है। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कितना बड़ा इंसान, गरीब आदमी, क्लीनिंग लेडी, लोगों के घरों में काम करती थी माँ इसकी। लुक एट योर सेल्फ। बहुत कम होंगे जिनकी माएँ आज घर में काम करती। अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं बड़ी जिंदगी क्यों नहीं गुजार रहा, मैं क्यों नहीं बार बार गिर के उठ रहा, क्यों नहीं मैं बड़ा ख्वाब देखता। रोनाल्डो, किटमैन का बेटा, पुर्तगाल, दुनिया देखती है, आज बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी कि अपने बालों की केयर के लिए रोज कटिंग कराता है। कहता मैं सन, हर हफ्ते में कटिंग कराता है कि मैं शार्प लगना चाहता हूँ, मैं खूबसूरत लगना चाहता हूँ, मैं एक्टिव लगना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा एथलीट नहीं है, ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं है जो अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इतनी मेहनत करता हो जितना रोनाल्डो काम करता है। जरूरत तो नहीं है, आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, दुनिया की हिस्ट्रियां लिखती हुई इसने। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, रोनाल्डो की माँ, जब रोनाल्डो हुआ तो उसने कहा बच्चे इतने पैसे घर पे है नहीं है, हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं होते, उसने कोशिश की कि मिस कैरेज कर दे। ही ट्राइड हर बेस्ट, डॉक्टर के पास की, डॉक्टर ने कहा वी कांट डू इट। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुआ। एक दिन मैं इनकी स्टोरी सुन रहा था, कहते हमारे मोहल्ले में एक बर्गर शॉप थी, दो लड़कियां चिकन बनाया करती थी। कहता कि हम रात एक दो बच्चे 12 बजे वेट कर रहे होते थे जब वो शॉप बंद होगी। तो लड़कियां इतनी अच्छी थी कि जो चिकन बचता था किचन से बैक डोर से बाहर हमें दे देती थी। कहता आज मैं कामयाब आदमी हूँ। और मुझे जो दिन याद आते हैं, मेरी आंखों में आंसू याद आते हैं कि उस रेस्टोरेंट का रात को बचा हुआ चिकन हम खाते थे। अतः आज मैं रोता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो औरतें मिले, वो लड़कियां मिले, मैं उनके साथ कुछ हेल्प कर सकूं। हमारी जिंदगी में भी टाइम आते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना है या नहीं बनना? आप कहेंगे यार ये सारे यूरोप की मिसालें दे रहे हैं, अमेरिका की मिसालें देते हैं। छोटी सी मिसाल देंगे, खुशाब डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, गरीब इलाका, इनमें से चंद लोग ही कभी खुशाब गए होंगे, मैंने भी नहीं देखा। 1931 लंदन, सोचे लंदन, यूरोप अरूज पे था, पूरी दुनिया यूरोप में थी। लंदन एक घर था दुनिया के बड़े चैंपियंस का। सुल्तान खान 24 प्लेयर यूरोप के बिठा लिए, एक ही चेस्ट के ऊपर खड़ा कर लिया,
लुक एट पिक्चर मैंने बैक पे दी हुई है, ये पतला सा आदमी काले से रंग का, 24 गोरे बिठा दिए 31 में, चैलेंज कर दिया, इधर आओ, एक नहीं दो नहीं 24। भाईजान 24 को चित किया 1931। सुल्तान खान फ्रॉम खुशाब डिस्ट्रिक्ट लंदन के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रहा, ब्रिटिश चैंपियन रहा, 2931 में ब्रिटिश चैंपियन था। 24 लोगों को, कितना बड़ा दिमाग होगा, पूरी दुनिया के दिमाग को हिला के रख दिया सुल्तान खान, आम आदमी, कॉमन मैन। तो क्या आपको अपने ब्रेन पे, अपने माइंड पे, अपनी पर्सनालिटी पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं? आपके अंदर ही बहुत सारे सुल्तान खान खड़े होंगे, लेकिन कौन फील करेगा, कौन ये अंदर से जगाएगा? इसी तरह हमें भी एक उस्ताद था, कभी ना कभी ऐसी बातें कर देते थे। अगर चॉइस आपके पास है कि क्या अपने आप को जगाना या सोए रखना, क्या ख्वाब बड़े करने हैं या ख्वाब छोटे रखने हैं, इंसान का लेवल उसकी सोचों और उसके ख्वाबों से होता है। हासिल ना हासिल मालिक की मर्जी है, आपका काम है पानी देना। तो आप भी अपने अंदर को सुल्तान खान देखें कि जब आप वर्ल्ड फोरम्स पे आए तो 24 लोगों को एट ए टाइम उड़ा के रख दें। पीछे मेहनत होगी, कंसिस्टेंसी होगी, डिसिप्लिन होगा, दिन रात की मेहनत होगी, रातों को ये भी जागा होगा। थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। विल टेक अ ब्रेक हियर, एक आधा मिनट की ब्रेक लेते हैं। आपका जहालत के समंदर से बेहतर है, अगली दफा कहते हैं, बट अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। तो अमल, एग्जीक्यूशन कैसे बेहतर हो सकती है? इलान मस्क कहता है मैं रोज हंड्रेड्स डिसीजन करता हूँ, कम अज कम मुझे करने होते, मेरे पास चॉइस ही नहीं। उसमें से आधे खराब हो जाते हैं, सारे डिसीजन तो ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन बेहतर कैसे हो जाएगी? रेपिटेशन, जितना प्लान होंगे और विजिलेंट होंगे एग्जीक्यूशन में। नंबर वन कि एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाती, एक्शन का पार्ट ही नहीं आता। वो कैसे आएगा? आप अपने अंदर, आपने आज के बाद लिखना है कि एक्शन मसल मैंने और एग्जीक्यूशन मसल। एक्शन मसल को स्ट्रांग करना है, कैसे होगा? रिपीटिशन से। एग्जीक्यूशन इतनी कर दें, इतनी कर दें, इतनी कर दें कि एक कि मास्टरी आ जाए एग्जीक्यूशन के अंदर। हार्वर्ड की एक रिसर्च लेते हैं, हार्वर्ड ने क्लास के दो हिस्से किया, सेमेस्टर शुरू हुआ, उन्होंने क्लास के दो हिस्से कर दिए, 20 बच्चे इधर कर दिए, 20 बच्चे इधर कर दिए। उन्होंने कहा जी, क्लास थी साइंस की, उन्होंने एक कोर्स डाला हुआ था जिसका नाम था आर्ट, सेल्फ आर्ट कैसे सीख। अब साइंस के बच्चे आर्ट की तरफ आ गए, उन्होंने कहा ये क्या है? बट होता ही है कि आपका होल ब्रेन एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव करने के लिए क्रॉस प्रोफेशनल आपकी स्टडी कराई जाती है, दूसरी चीजों की स्टडी कराई जाती है। आर्ट इसलिए कराया जाता है कि आपके जहन के वो हिस्से भी सामने आए जो आपके काम नहीं कर रहे होते। इसी तरह स्टीव जॉब ने एक कैलीग्राफी का कोर्स किया था, वो कहते हैं कि अगर उसने कैलीग्राफी का कोर्स ना किया होता जब वो एफएससी के बाद रुल रहा था, तो शायद एप्पल ये चीजें देख ही ना पाता। तो हार्वर्ड की स्टडी की तरफ आते हैं, हार्वर्ड ने दो ग्रुप बनाए, उनमें से स्कल्पचर का एक असाइनमेंट दी। उन्होंने कहा जी ये एक आपने इब्राहिम लिंकन का स्कल्पचर बनाना है। आधी क्लास को कहा जी कि आपने पूरे सेमेस्टर में एक ही मास्टरपीस बनाना है, और दूसरी क्लास को कहा जी कि आपने हर रोज बनाना है और हर रोज नया बनना चाहिए। सेमेस्टर खत्म हुआ, दोनों के मास्टरपीस रखे गए। वो लोग जिन्होंने पूरे 4 महीने लगा के, 6 महीने लगा के एक मुजस्समा बनाया इब्राहिम लिंकन का, उसको देखा गया तो उसकी वो हालत थी जो कि अपनी तरफ उन्होंने कोशिश की हुई थी, बेस्ट बनाया हुआ था, बट वो उस लेवल पे नहीं था। और दूसरी क्लास का हिस्सा जो हर रोज बनाते थे, हर रोज उसको तोड़ देते थे, अगले दिन नया आके बनाते थे। तो सेमेस्टर के बाद जब उनका देखा गया तो दैट वाज अ मास्टरपीस। उनका आपस में गैप इतना बड़ा था कि वो कंपटीशन ही आउट हो गया। इसका मतलब कि एग्जीक्यूशन मसल कब स्ट्रांग होगा? बार बार करने से, बार बार करने से, बार बार करने से। और कब होगा? जब आप अपने सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्रामिंग कर लेंगे, दूसरा बिलीफ रखेंगे कि यस आई विल डू दिस टाइम। जब आपके अंदर ये बिलीफ आ जाएगा तो बिलीव में दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है। एलन मस्क की मिसाल ले लें, अनबिलीवेबल थिंग, इंसान ये सोच भी नहीं सकती वो काम कर रहा है। सर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक रिमेंबर बी योरसेल्फ, जो आप हैं अल्लाह ने मास्टरपीस बनाया हुआ है। एंड सेकंड, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, एक्शन एक्शन एक्शन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। जी सर, सेकंड क्वेश्चन।
सर हमजा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. Can you hear me, sir? जी जी। हमजा इज देयर? Yes, sir. I'm sorry. या Thank you, हमजा, sir. वेलकम Thank वेलकम you, sir, हमजा। so much for the insights. I feel such a pressure on my heart at this moment. Such an insightful session it was, sir. फिर किया करें। वजह ये है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। पहला नंबर, हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, हमारे अंदर स्टिलनेस नहीं है। स्टिलनेस क्या चीज है? पहली स्टेज है खामोशी सी। दीपक चोपड़ा से किसी ने पूछा जी टेंशन बढ़ी है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ी, सोल्यूशन बताए। उन्होंने कहा जी जाके 30 मिनट्स खामोश रहना सीखे। कहते हैं 30 मिनट्स क्या मतलब? आप भी कोशिश कीजिएगा, 30 मिनट्स खामोशी का एक पैकेज लगाएं, उसके बाद चीजें रुकनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? और आप डिस्ट्रैक्शन रुक जाएगी। इसके लिए बेहतरीन दो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बहुत जरूरी है। अपना फोकस, ही फोकस किससे होगा? माइंड से होगा। कॉन्शियस माइंड से फोकस होगा ना, वो तो 5% है। जब आपने अंदर तेजाब डाला हुआ सब कॉन्शियस के, तो दिमाग में वही चीजें आ रही हैं, इनर सेल्फ बाहर आ रहा है। ठीक है? इसमें हम प्रेजेंस पढ़ेंगे किसी टॉपिक पे। प्रेजेंस क्या चीज होती है? इस लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी आज के दौर में है ना, साइको स्पिरिचुअल फिनोमेना जो उसके असर बाहर आएंगे। जब आपके अंदर सुकून आता है तो बाहर भी सुकून आ जाता है। अंदर सुकून के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, दूसरा खामोशी को प्रैक्टिस करें। खामोशी को कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता, ये छोटा लफ्ज नहीं है। जब आप रिपीटेड लॉन्गर टाइम्स में, अभी मैं सदगुरु का सुन रहा था, वो कहता है 2-2 दिन जब मैं खामोशी की ब्रैकेट में जाता हूँ, ट्रांस में जाता हूँ, तो 2-2 दिन मैं वहां पड़ा रहता हूँ। लो करेक्ट। क्या हम आधा घंटा खामोश रह सकते हैं? नहीं। खामोशी का मतलब ये होता है कि जो एक टर्बुलेंट माइंड के अंदर बातें ही बातें और डेटा ही डेटा आ रहा है सोशल मीडिया से, वो आपको हिलने ही नहीं देता। उसके लिए फिर डी क्लटर भी किया करें। एक तो ब्रीथिंग की एक सेपरेट एक्सरसाइज किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, साइलेंट के बाद जब आप रहते हैं तो फिर स्टिलनेस आती है। स्टिलनेस, जिस तरह फ्रांस काफका ने कहा था, फ्रांस फ्रांस काफका ने कहा था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। हमारे नबी जो खारे हिरा में जाते थे, किस लिए जाते थे? मक्का में तो पहले ही बड़ी खामोशी थी, चंद तो घर थे। 1400 साल पहले सोचे क्या होगा, थोड़े से घर थे। फिर भी मैं एक माउंटेन के ऊपर जाता हूँ और उस गार में बैठ जाता हूँ। क्या? फोकस करने के लिए, दुनिया की डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए। क्या हम डीक्लटर करने के लिए कभी गार में गए हैं? नहीं गए। अब 24 घंटे अपनी एक्सरसाइज देख लें, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपके नबी भी कनेक्टिविटी के लिए, पहली लेवल होगा आपकी अपनी जात से कनेक्टिविटी। इसको, उसके लिए जरूरी है स्टिलनेस, साइलेंस। उसके अगली स्टेज होती है जब आप फिर गॉड से कनेक्ट होते हैं। जब गॉड से कनेक्ट होंगे तो फिर आप क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का फोर्स, सोर्स सिर्फ अल्लाह ताला है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फोकस बढ़ता जाएगा जितना आप अपने अंदर पे फोकस करेंगे। तो प्रेजेंस बनाएंगे, आपका आउटर इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है दोनों चीजें प्रैक्टिस करें। एक तो ब्रीदिंग अपने लाइफ में लेके आए, और प्रॉपर एक्सरसाइज, उसका एक टाइम रखें। जितना ज्यादा ब्रीजिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, उतनी इमोशंस आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, उतना आपका अपनी जात पे कंट्रोल शुरू हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ता रहेगा। फोकस होता किस चीज का है? फोकस आपके माइंड की तवज्जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फॉर सर्टेन टाइम। अब जो कि जेलीफिश से कम फोकस टाइम हो गया हुआ, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने अपने अंदर जो डेटा इतना ज्यादा डाल दिया, जिसको युवा हरारे भी कहता है कि मेरे जैसा बड़ा आदमी भी 2 घंटे डीक्लटर करता है और अपने दिमाग से ये सारा कुछ निकालता है। उसके लिए क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साइलेंस एक्सरसाइज। आपके नबी तो इस चीज की दावत दिया करते थे कि कम बोला करो, थोड़ा बोला करो, छोटी आवाज में बोला करो। खामोशी भी इबादत है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यूजुअली ये किसी फ्रेमवर्क में नजर आएगा, बट इस सबसे इफेक्टिव आपको जिंदगी में लेके आएगा। सेकंड, कि आप डीक्लटर किया करें, अपनी जात को थोड़ा टाइम दिया करें। मैंने इसका नाम रखा है सैमुराई 69। ये नॉर्वे में एक छोटा सा गांव है जहां लोग दुनिया की किसी हाईटेक के साथ जुड़ते नहीं है। वो बेसिक खेलें खेलते हैं, छोटे काम करते हैं, कभी गार्डनिंग कर लेते हैं। वो टेक से जुड़े हुए ही नहीं है। और जो शख्स टेक से दूर होके अपने आप को डीक्लटर करना चाहता है, तो वो सैमुराई में चला जाता है। ये नॉर्वे का वो छोटा सा इलाका है जहाँ जिंदगी ऐसे ही है जैसे 100 साल पहले थी। तो मैंने इसका नाम रखा होगा कि मेंटल फॉग, जो आपको फोकस करने से दूर रखती है,
उसका सोल्यूशन है डी क्लटर करें। किसी दिन गांव चले जाएं और दूर खामोशी में, हमारे एक उस्ताद हैं, योगा के मेरे उस्ताद थे, वो पूरे दिन की हमें डी क्लटर कराते थे। अच्छा, कैसा डी क्लटर? आपको सुबह शुरू करते थे, एक नहर के किनारे हम वॉक करते थे। अब पता, अगले 6 घंटे में किसी को इजाजत नहीं होती थी कि मुंह से एक लफ्ज भी निकलना। जब 6 घंटे आप नहर के किनारे दरख्तों के बीच वॉक करते थे खामोशी के साथ, जब वापस आते तो दुनिया बदल चुकी होती। तो आप भी इसको डी क्लटर करें और आपके बहुत सारी चीजें, मैंने जो, बिलीव मी, यही जिंदगी के बहुत सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। तो अपना याद रखिएगा, सैमुराई, नॉर्वे। तो अपनी जात में डी क्लटर का प्लान कर ले। तो मैंने दीपक चोपड़ा की भी अभी मिसाल दी, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनके 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बहुत अच्छी किताब है। कहते हैं कि बेसिकली साइलेंस की प्रैक्टिस करें और बी योरसेल्फ। हम हमेशा दूसरों की अप्रूवल को देख रहे होते हैं, वी आर ऑलवेज सीकिंग द अप्रूवल ऑफ अदर। जो अभी डॉक्टर जफर ने कहा कि हम देख रहे तो लोग की कहेंगे, यही बेसिकली जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हमारा आ जाता है। सो इसको भी पढ़िएगा, ये आपको बहुत फायदा देगी। ठीक है, यहाँ 4-5 किताबें, आज मैं कोशिश करूंगा उनकी डिजिटल कॉपी भी भेज दूं कि कोई शख्स ये ना कहे कि मेरे पास किताब नहीं है। हम दुनिया की बड़ी किताबें हैं जो रिसर्च के बाद मुझे पसंद आई, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वर्ल्ड, ये भी जो अभी डैनियल गोलमैन की है, वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट सेलर है। ठीक है, व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चन, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। हम इसमें 5 चीजें पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बेसिक मिसाल आपको देता हूं। एज ए लीडर, एज एन ह्यूमन बीइंग, इमोशनल इंटेलिजेंस की मास्टरी आपने कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने इमोशंस को समझना है। हमें अपनी जात का ही अदराक नहीं होता और दूसरों के इमोशंस को समझना है। जब आप अपने जज्बात को, अपने आप को समझ लेंगे, नो योर सेल्फ, तो आपको लोगों को पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको जब अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल आ जाएगा तो फिर लोगों को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। वो शख्स, वो लीडर, बड़ा लीडर होता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होता है, जो अपने इमोशंस को भी समझता है और दूसरों के इमोशंस को भी समझता है, दूसरों की इमोशनल स्टेट को समझता है। इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है। स्टीफन आर कोवे एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि ट्रेन के स्टेशन पे एक औरत वेट कर रही थी ट्रेन का, और उस कमरे में, वेट करने वाला कमरा जिसमें बाहर सर्दी थी, 3-4 बच्चे भी बैठे हुए थे और उनका फादर भी बैठा हुआ था। बच्चे बदतमीजी कर रहे थे, इतनी ज्यादा बदतमीजी कि वो खातून को बुरा लगा और उसने उनके बाप को कहा कि कैसे बदतमीज बच्चे तुमने पैदा किए। उसने कहा, मैम आप माइंड ना कीजिएगा, आई नो बच्चे बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज 2 घंटे पहले मैं इनके साथ इसकी माँ को दफना के आया हूं। तो इमोशनली बेचारे इम्बैलेंस हुए हुए हैं। तो उन्हें कहा कि हम पैराडाइम शिफ्ट, हम जो चीजें अपने एंगल से देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे के पार्ट पे भी वही चीजें हो। उसके फीट्स में जाके सोचना और फील करना इमोशनल इंटेलिजेंस है। हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी विंडो से ही झांक रहे होते हैं। तो क्या मैं अपनी विंडो से जब झांक के देख रहा हूं, क्या वो मैं सही देख रहा हूं? क्या वो परसेप्शन है, परस्पेक्टिव है? अगर तो परसेप्शन है तो इसका मतलब मेरे जज्बात शामिल हैं। तो जब मैं अपने आप को समझूंगा, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करूंगा, तो डेफिनेटली मैं दूसरों के जज्बात को अंडरस्टैंड कर लूंगा। एआई दुनिया में बहुत तब्दीली लेके आएगी, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें एआई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और इंसान को इन 3 चीजों का गुरु होना चाहिए। हॉट डिमांडेड होंगी फ्यूचर में। नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 इमोशनल इंटेलिजेंस, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नंबर 3 क्रिएटिविटी। ए जी आए, जितनी मर्जी सुपर इंटेलिजेंस आ जाए, क्रिएटिविटी का एलिमेंट फिर पीछे रह जाएगा। सो तीनों एलिमेंट्स पे आप काम करें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बेसिक मिसाल बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो योर ओन इमोशनल पैराडाइम, कि आप कैसे सोचते हैं और फील करते हैं। एंड सेकंड स्टेज, आप जाके दूसरों को एग्जैक्टली उनके फ्रेम में लेके आए कि मैंने अपने एम्प्लॉय की बेइज्जती कर दी है। सोचें कि वो भी किसी का बाप है। क्या जब आप
उसके बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे होंगे तो उनके लिए तो बाप सबसे रिस्पेक्टेबल है। तो आपने उसके फीट में जाके देखा ही नहीं है कि वो किसी का बाप है। जब मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ तो घर में वो क्या फील करेगा। तो आपको उनकी इमोशंस, उन स्टूडेंट्स की इमोशंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बेइज्जती तो किसी वक्त भी की जा सकती है। तो इमोशनल क्वेश्चन जब स्ट्रांग होगा तो लोगों को आप इज्जत देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी जात के अंदर इज्जत पैदा करेंगे। आप अपने आप को समझेंगे, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखेंगे। आप उनको उनकी फीड्स में जाके चीजें और उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। जिसका ये फैक्टर कमजोर है वो लीड नहीं कर पाएगा, बड़ी जल्दी ब्लीड कर जाएगा। 5 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जाने। फॉर्मूला क्या है अपनी जात को जानने का? राइट ऑन पेपर्स। किसी ने एक सफेद पेपर पकड़े, पेन पकड़े और अपने बारे में लिखना शुरू कर दें। बहुत सारी जिंदगी की खिड़कियां वहीं खुल जाएंगी। नंबर 2, एम्पैथी, लोगों के लिए नरम, तूफानों का साइड करके आपके अल्फाज लोगों का दिल चीर जाते हैं। निकाला नरमी पे देता है, सख्ती पे नहीं देता। नंबर 3, सेल्फ मैनेजमेंट। हर रोज वो फॉर्मूला पढ़े, अच्छी किताब पढ़े, ऐसे गुरु से पूछें कि मैंने अपनी जात को मैनेज कैसे करना है। जितना जितना आप अपनी जात को क्राफ्ट करते जाएंगे, बिलीव मी, उतना उतना आपके अंदर लीडरशिप आती जाएगी, आपके रिजल्ट्स बदलते जाएंगे। नंबर 4, आउटकम बेस्ड थिंकिंग बाय मैट मुचेरी। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इमोशनल स्टेट में याद रखिएगा कि आपने एंड रिजल्ट ध्यान में रखना है। जब एक मीटिंग हो रही है तो याद रखिएगा, जब एंड रिजल्ट मैं ज़हन में रखूंगा कि नतीजा क्या निकालना है, मैं इस मीटिंग का फायदा क्या लेना चाहता हूँ, तो आप इमोशनल कम होंगे। हम अमूमन अपनी मीटिंग, अपने रिलेशनशिप्स में इमोशनल हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि हम अपने मकसद तक फिर पहुंच नहीं पाते। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिवनेस। आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ लोगों को रिस्पॉन्स किया करें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या जरूरी है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बात करने का अंदाज पता हो। किसी के साथ तुंद लहजे में बात करने से पता चलता है कि मैंने बड़ा गर्क करके रख दिया। तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, सोशल स्किल्स पे काम करना है। मैंने अपनी सेल्फ रेगुलेशन करनी है, अपने आप को मोटिवेशन को जिंदा रखना है, लोगों के जज्बात को सामने रखना है। 2 मिसालें देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैं ये मिसालें इसलिए देता हूँ तुम चीजें गौर फिक्र कर सको, तुम भी समझ सको। तो रेफरेंस और मिसाल इसलिए दी जाती है कि उस बात की समझ आ जाए। इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का सबसे बड़ा बादशाह, एक दिन असेंबली में आता है, हाउस में आता है, तो वहां के जो पुराने बड़े सियासतदान होते हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। उसकी हालत को देख के नारे लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं। उनमें से एक पुराना बड़ा सेनेटर, बड़ा इंसान, बड़ा मेंबर उठ के कहता है कि तू एक मोची का बच्चा है, यू आर सन ऑफ अ कॉबलर, आज तू हमारे ऊपर रूल करेगा, तुम कैसे अमेरिका के बादशाह बन के हमें आगे चलाओगे। तो यहाँ अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्स था या रिएक्शन था। E+R=, आउटकम। मैंने पिछले वेबिनार में भी आपको इक्वेशन दी थी। चॉइस ये थी कि इब्राहिम लिंकन भी बदतमीजी करते, उसको बाहर निकाल देते। इब्राहिम लिंकन एक ठंडा सांस लिया, ब्रीथ लिया। जब आप एक ब्रीथ लेते हैं तो आप कॉन्शियस स्टेट से हट जाते हैं, फिर आप मेंटल स्टेट पे चले जाते हैं, फिर आपका जज्बात वाला एलिमेंट पीछे हट जाता है। क्योंकि ये ब्रेक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप इमोशनल बहुत ज्यादा होते हो तो वहां पे अपनी ब्रीथ बीच में ले आया करें। जब आप ब्रीथ करेंगे तो आपका कंट्रोल माइंड के पास चले जाएगा। मशहूर मिसाल है, हजरत अली ने कहा कि जब मैं उसे मारने लगा तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने कहा अब मैं अगर इसको मारूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो अपने गुस्से को ब्रेक देने के लिए ब्रीथ कर लिया करें। तो इब्राहिम लिंकन वहां मुस्कुराए, उनके यस सर, मैं एक कॉबलर का बच्चा ही हूं, मेरा बाप बहुत अच्छा मोची था, बिलीव मी, मैं भी बहुत अच्छा मोची हूँ, मैं भी आपकी जूतियां सीधी करके रख दूंगा, कभी ट्राई कीजिएगा। इतनी बात के बाद वो आगे बढ़ गए। सिमिलरली इब्राहिम लिंकन को किसी और मीटिंग में वहां के बहुत बड़े इंसान ने बास्टर्ड का बुत गालियां दी, बदतमीजी की। वहां पे अगेन इब्राहिम लिंकन मुस्कुराए, उनके सर, यू माइट बी राइट,
हो सकता है मैं बास्टर्ड हूं, मैं गलत हूं, मुझे जो मर्जी कह ले, बट प्लीज लेट्स डू वर्क। ये वजह थी कि अब्राहम लिंकन ने ऐसी फाउंडेशन बनाई कि वो मुल्क फिर दुनिया को रूल करने शुरू कर दिया। एक और एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जा रहे थे मीटिंग के लिए। ये फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, इनके साथ टीम थी, वो पीछे बैठ गई, ये आगे बैठ गए। सुंदर पिचाई की हालत तरह बेचारे की उसी तरह की थी, पुरानी सी टी शर्ट पहनी हुई थी सुंदर पिचाई ने, और जीन्स पहनी हुई थी, और एक पुराना सा लैपटॉप लेके वो फर्स्ट क्लास में साइड पे बैठ गया। अब वहां जो सीनियर बंदी थी उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये बंदा फर्स्ट क्लास का लगता ही नहीं है, तो ये यहाँ कैसे बैठा हुआ है। उसने आके पूछा कि सर मुझे आप जरा टिकट दिखाइएगा, क्या आप वाकई इधर बैठे हुए हैं, या इट्स योर टिकट। खैर उसने टिकट दिखाई, बट उसको फिर समझ नहीं आई कि उसने कहा ये फर्स्ट क्लास वाला बंदा ही नहीं लगता। वो घूम फिर के दोबारा एयर होस्टेस आई और उसने दोबारा उससे पूछा कि सर आई एम वरीड, कैन यू शो मी अगेन योर बोर्डिंग पास। अब सुंदर पिचाई को बुरा लगा कि व्हाट शी इज डूइंग। इसकी बार उसका लहजा थोड़ा सख्त था उस एयर होस्टेस का। बात आगे बढ़नी शुरू हो गई, वो उसको गुस्सा आना शुरू हो गया सुंदर पिचाई को भी, बट चूंकि इज ए कूल मैन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, उसने अपने इमोशनल कोशेंट को कंट्रोल किया। जहां पे वो लीडर ब्लीड कर सकता था, 3-4 दफा जब उस एयर होस्टेस को समझ ही नहीं आ पा रही थी कि इसकी शक्ल ही ऐसी नहीं है, इस बंदे की हालत ही ऐसी नहीं है कि मुझे ये फर्स्ट क्लास का बंदा नजर आए, इतनी देर में गूगल की बाकी की टीम जो पीछे बैठी थी उठ के आगे आ गई। यह अगेन एक टेस्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस का कि सुंदर पिचाई की ईक्यू फैक्टर कितना स्ट्रांग। इस सारी बेइज्जती को देखते हुए सुंदर पिचाई फिर भी मुस्कुराते रहे और सॉफ्ट लहजे में रहे। उनकी टीम ने आके उसको बताया, डोंट यू नो हु इज ही, इज सी ऑफ गूगल, आम आदमी नहीं है। बट सम टाइम आपको लाइफ में ऐसा फेस करना पड़ता है, वहां आपका टेस्ट होता है कैसे आप बिहेव करते हैं, आपका इमोशनल क्वोशंट। अगर वहां बदतमीजी का जवाब आप बदतमीजी देते तो आप अपनी टीम के साथ में ब्लीड कर जाते कि आपका ईक्यू फैक्टर ही बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे, वहां आपने जिस बात का साथ नहीं लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस का ईक्यू अपना मसल स्ट्रांग कर। बोल्ट, उसैन बोल्ट, आपने देखा होगा, रनर, फास्टेस्ट रनर, कहता आई डोंट बिलीव इन लिमिट्स, आई डोंट थिंक इन लिमिट्स। या मैं इसको इन क्यों कर रहा हूं, इसलिए इन ये करता हूं कि मेरे लिए ये लर्निंग का बड़ा पॉइंट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में अमूमन हम किसी भी सेशन को खराब कर बैठते हैं। शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं, बीच में लड़के उठ पड़ते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं बीच में आके। तो मुझे इसकी ये कोटेशन बहुत अच्छी लगती है, कहता है कि देर आर बेटर स्टार्टर्स इन द वर्ल्ड देन मी, बट आई एम स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स। जब आप आउटकम जेन में रखेंगे और आपने जेन में रखा कि मैंने एक अच्छा फिनिशर होना है, तो क्या होगा, होगा यही कि आपकी हर वो मीटिंग इमोशनल मसल के साथ आपके कंट्रोल में रहेगी। आपके जेन में होगा कि मैंने एक अच्छा फिनिश करना है। इसकी एक अच्छी बात, किसी ने कहा कि आप तो 5 सेकंड 3 सेकंड लगा के आप जीत गए, तो ये तो कोई भी बंदा इस पे खुश होगा। तो उनकी एक बड़ी अच्छी कोटेशन कहता है कि हम यूजुअली क्या करते हैं कि 2-3 महीने के बाद छोड़ जाते हैं, अपनी जिंदगी कमिटमेंट के पीछे हट जाते हैं। कहते आई टेन 4 years टू रन अ 9 seconds एंड पीपल गिव अप व्हेन दे डोंट सी रिजल्ट्स इन 2 months। हुसैन बोल्ट। आप भी अपनी जिंदगी में देखें, ये क्वेश्चन आया था डिटर्मिनेशन का, एग्जीक्यूशन पे प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते कि यार 4 साल में मेहनत करा सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए, और यही वो डिटर्मिनेशन है जो फर्क डालती है आपकी कामयाबी और नाकामी के अंदर, कि आप डिटर्मिन कितने हैं, कमिटेड कितने हैं, कंसिस्टेंट कितने हैं। बहुत बड़ा एक नाम रोमन एम्परर है, मार्कुस ऑरेलियस। हमें शुरू में क्या उसने कहा, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। आपकी रूह का कलर वही होता जाएगा जैसी आपकी सोचों का कलर है। सोचों का कलर चेंज करते जाएं, आपकी रूह का
कलर चेंज हो जाएगा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं, वो हम एंड पे पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे। फोर्थ मॉड्यूल, ऑथेंटिसिटी। एक ऑथेंटिक लीडर के लिए 3 चीजें आपने याद रखना है। अपनी प्रेजेंस पे काम करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे काम करें। ये तीनों चीजें 24 घंटे आपको इंसानों से डील करेंगी। एक लीडर जो होता है उसको 24 घंटे 2 काम करने पड़ते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैनेज करना और डिफिकल्ट पीपल को मैनेज करना। और ये कोई आम काम नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि कैसे ये दोनों चीजें मैं इफेक्टिव कर सकता हूं। जब आपने कमिटमेंट की थी शुरू में मेरे साथ कि यस आई एम एन ऑथेंटिक लीडर, आपने अपने आप को ऑथेंटिक लीडर की प्रोग्रामिंग की थी, अपने अंदर मैसेज भेजा था। तो जब आप रिकॉल करेंगे तो क्या चीजें होनी चाहिए ऑथेंटिक? अपनी प्रेजेंस पे काम करें। नंबर 2, इनर प्रेजेंस, आउटर प्रेजेंस एंड कैरेक्टर। जब आपकी इनर प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर होती है तो आपकी आउटर प्रेजेंस पे भी काम करेंगे, तो बीच में एक पर्सनैलिटी निकलेगी। आपके नबी जब मदीना जा रहे थे हिजरत में, तो रास्ते में वो एक जगह पड़ाव किया, कुछ दूध लिया, मशहूर वाकया है। जब उधर से निकल गए तो उस औरत का हस्बैंड रात को आया, तो उसने सारा माजरा पूछा। तो उस औरत ने एक छोटी सी कोटेशन कही, आप भी गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगी। उसका पहला फिक्रा मैं आपसे कहता हूँ, वो तराकत तो आई नहीं। उनका किसी आंख ने ऐसा इंसान पहले देखा ही नहीं है। वो क्या चीज थी आपके नबी के अंदर, उसको वो बातें, अनजान खातून को वो तमाम बातें फील हुई। तारीख का हिस्सा है। आप उम्मे माबद के नाम से गूगल कीजिएगा, आपको वो पूरे फिक्रे याद आ जाएंगे, सामने पड़े होंगे जो उस खातून ने हमारे नबी के बारे में कहा था। वो तरह का तू आई नहीं, किसी आंख ने ऐसा इंसान नहीं देखा। तो क्या चीज थी? वो उनकी प्रेजेंस थी, ग्राविता था कि वो बोले बगैर फील होता है, और 9 मीटर तक आपकी प्रेजेंस होती है। जोसेफ डिस्पेंजा कहता है, जब आप प्रेजेंट होते हैं आप एनर्जी बन जाते हैं। अमूमन हम या माजी के पछतावों में चले जाते हैं या मुस्तकबिल की फिक्रों में घुस जाते हैं। तो क्या होता है, हम मटेरियल बन जाते हैं, हम इमोशन एनर्जी नहीं रहते। एनर्जी बनने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, आपको कॉन्शियस कंट्रोल में रखना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे तो आप एनर्जी होंगे। आपकी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आप अचीव कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप एनर्जी में होते हैं। जब आप एनर्जी की स्टेट में होते हैं तो 9 मीटर तक आपका इम्पैक्ट जाता है। तो आपने अपनी प्रेजेंस पे काम करना है, आपने अंदर की धुलाई करनी है। जब आपके अंदर की धुलाई होगी और बाहर शार्पनेस आएगी, याद रखिएगा, मुसलमान लीडर होता है वो अंदर से भी साफ होता है, बाहर से भी साफ, उसकी पर्सनालिटी एग्जाम्पलरी होती है। मशहूर मिसाल है, एक दिन एक साहबी रोजे से थे तो वो कमर उड़ा के चल रहे थे, नीचे झुक के चल रहे थे। हजरत तुम्हारा उन्होंने धक्का दिया, उसने व्हाट अ लुक यू आर कैरिंग, ये क्या तरीका कार है रोजा रखने और दिखाने का, सीधा चित करो। वहां उन्होंने आपको प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज सिखा दी। टी शेप लीडर की होनी चाहिए, उसकी छाती खुली होनी चाहिए, कंधे पीछे की तरफ, उसकी हेड स्ट्रैंड होनी चाहिए। जब भी लीडर देखेंगे तो उसकी हेड स्ट्रैंड होता है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ होता है, क्योंकि उसका आइडिया बड़ा होता है, उसकी सोच बड़ी होती है, उसकी मोटिवेशन बड़ी होती है। जब आपकी सोचों में मोटिवेशन बड़ी होगी, आप बड़ी सोचों के साथ होगे, आपका हेड कभी भी गिरे। हेड नीचे किसका गिरता है? मायूस आदमी का। ये रहे हेड का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट फ्रंट, इसका मतलब है ये मायूस आदमी है, लीडर नहीं हो सकता। लीडर के जरूरी है कि उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो, उस पर आप काम करें। ये एक मसल है, इंटरनल प्रेजेंस एंड एक्सटर्नल प्रेजेंस। जब आपकी स्ट्रांग होती है तो आपकी पर्सनैलिटी ऊपर आएगी, वो फिर आपका कैरेक्टर बनेगा, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल होगा, इसका आपका वोकल इमेज पैदा होगा, अपनी आवाज पे काम करेगा। अभी हम देखेंगे आवाज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑस्कर अवार्ड 3 बड़े लोगों के भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तीनों बड़े एक्टर सिर्फ अपने आवाज से ऑस्कर अवार्ड ले गए। ठीक ही ब्रांड, अभी हम देखेंगे, आगे मिसाल देंगे। सो नंबर 2, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। ऑथेंटिक लीडर अपने हालत चेंज करता है। इंटरनल ब्रांडिंग, एक्सटर्नल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग कैसे होगी? जो फिक्रा बोलता है सोच के बोलता है, अच्छे अल्फाज का चुनाव करता है। नेपोलियन बोनापार्ट, वी रूल द पीपल बाय वर्ड्स। 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑथेंटिक लीडर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कम्युनिकेटर बहुत अच्छा होता है, तो इस पे भी काम करें। मुझे लेस ब्राउन एक बहुत बड़े स्पीकर है, उनकी बात याद रखिए, आप भी लीजिए।
OQP, वो कहा करते थे ओनली क्वालिटी पीपल। अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखें, OQP। अपने आप को कहते रहे OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। मेरी जिंदगी में सिर्फ क्वालिटी पीपल होंगे। आपका इर्द गिर्द जैसा होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी होनी। जब मायूसियां देखेंगे, नेगेटिव लोग देखेंगे इर्द गिर्द, तो आपकी जिंदगी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो OQP फॉर्मूला याद रखना है, OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, वैसे नहीं मिलेंगे। सिसारो, वन ऑफ अ रोमन स्कॉलर, ओरेटर, इतनी अच्छी तकरीर बोलते थे, माय फेवरेट गाय सिसारो, रोमन स्कॉलर। वो कहा करते थे कोई भी शख्स एक किताब पढ़ने के बाद आम आदमी नहीं रहता। जिनकी तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि शायद आप आज एक मैसेज ले लें कि इफ यू हैव अ गार्डन एंड बुक्स, यू हैव एवरीथिंग टू लिव इन दिस अर्थ। ये दो तीन चीजें कीमती हैं। अगर आपकी जिंदगी का किताब हिस्सा हो जाए, तो आप पहला मैसेज जो आपको अल्लाह ताला ने दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल, रीड रीड रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओ जवेद चौधरी कहते हैं जी, मैं एक जू से मिला तो उसने कहा जी फर्क कहाँ पे है? उसने फर्क एक ही है, लेसन आपको दिया गया था, पढ़ हमने लिया। तो फॉर गॉड सेक, रीड रीड रीड। मेरी लाइफ की एक ट्रायंगल है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप गौर से आपने देखनी है। जिस तरह DC1 फॉर्मूला आपको बदल के रख देगा, इसी तरह ये ट्रायंगल भी चेंज करके रख देगी। हम जिंदगी में 3 एरियाज में 24 घंटे रहते हैं। उसका नाम मैंने गोल्डन ट्रायंगल दिया। 3 चीजें अगर जिंदगी में सीख लें, आप कोई एजुकेशन ना लें, डिग्री ना लें, बिलीव में दुनिया में बड़े इंसान बन जाएंगे। और इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक आपकी अपनी जात का और एक दूसरों का। जिस तरह मैंने कहा हुआ है, 2 फेसेस। गोल्डन ट्रायंगल 2 फेसेस है, एक यू आप और एक दूसरे लोग। क्योंकि 24 घंटे आप दुनिया में लोगों से मिल रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, फैमिली होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं। तो कौन से 3 पिलर हैं इस गोल्डन ट्रायंगल के? अगर ये 3 चीजें आप मैनेज करना सीख लें, उसका सोल्यूशन ये है कि आप तीनों के कोर्स करें। फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, यूडेमी पे कोर्स मिल जाएंगे। कभी मौका मिला तो हम भी इस पे एक वेबिनार कर लेंगे। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम दिया गया है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के गुरु हो जाते हैं, तो आप बड़े इंसान बन जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल के रह जाएगी। इसके फिर 2 फेसेस है, यहां समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अपना टाइम, मेरी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहा जाता है यू मैनेज योर टाइम, यू मैनेज योर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट पे किताब पढ़ें और एक कोर्स लें। एंड टाइम ऑफ अदर्स, जब आप ये सीख जाते हैं कि दूसरों का काम, दूसरों का टाइम मैनेज कैसे करना है, तो फिर देखें कि अमेजोन में 2-2, 3-3 लाख लोग उस एक बंदे के लिए काम कर रहे हैं जिसका नाम जेफ बेजोस है। जब लोगों के टाइम के आप मास्टर बन जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको टाइम मास्टरी आ गई है। जब अपना टाइम और लोगों का टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, तो ये एक इतनी बड़ी स्किल है जो इस वक्त दुनिया में 1% लीडर्स को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर आपके अंदर हो जाएगा जिसके अंदर 15 साल की पढ़ाई नहीं चाहिए। इफ आई बिलीव, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं ये पहला सेमेस्टर इन 3 चीजों का कराऊंगा, टाइम मैनेजमेंट, एंड नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। अगेन फाइनेंशियल विजडम, रॉबर्ट कियोस्की कहता है आप बहुत बड़े इंसान हैं, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल विजडम नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो आप मार खा जाएंगे। आप दुनिया में बड़ा दायरा मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी तो खराब करेंगे, लोगों की भी करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट के लिए अगेन आप कोर्स करें। नंबर 1, अपनी मनी मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों की मनी मैनेजमेंट। जब आप गुरु हो जाते हैं कि लोगों के पैसे को भी मैनेज करें, जिस तरह एक बैंक है दूसरों के पैसे का। यस्टरडे वी मेट अ गाय, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बैंक में एक कम्युनिटी के पड़े हुए हैं, और वो एक अपने थॉट पैटर्न के लिए उसको वहां पे रख छोड़ा हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट दूसरी नेशन और एंगल से ले रही है। तो इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। नंबर 1, अपनी और दूसरों की। जब आप दूसरों के फाइनेंशियल्स के गुरु हो जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। जब आपने कोर्स कर लिए और सीख लिया, तो फिर अगेन फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप दूसरों के पैसे को अपनी जात के लिए यूज करना सीख लेंगे। और दुनिया में बहुत सारा पैसा ऐसा पड़ा हुआ है, वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कौन फाइनेंशियल विजडम का लीडर आए हमारे पैसे को यूज कर ले।
तो अगेन मनी मैनेजमेंट सीखें, अपनी मनी मैनेजमेंट और लोगों की मनी मैनेजमेंट। थर्ड, पीपल मैनेजमेंट। ये वो पिलर है, याद रखिएगा। पीपल मैनेजमेंट अगेन, जब आप अपनी जात को मैनेज करते हैं, इसका एक फेस है, तो आप बड़े इंसान बन जाते हैं। और जब आप दूसरे लोगों को मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर आप बड़े लीडर बन जाते हैं। तो पीपल्स मैनेजमेंट तीसरा। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर इन 3 टॉपिक्स पे बनाया जाए, तो वो बच्चा पहले सेमेस्टर में ही गुरु बन जाएगा। यहाँ आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग, एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पीपल्स मैनेजमेंट, तीनों के ऊपर एटलीस्ट एक एक किताब जरूर पढ़े और इस पे लेक्चर जरूर ले। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मसला यहीं हल हो जाएगा, टाइम, मनी एंड पीपल। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब का प्रॉब्लम भी इन्हीं तीनों पिलर्स के अंदर कहीं पड़ा होगा। या पीपल मैनेजमेंट का इशू होगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, या मनी मैनेजमेंट का इशू होगा। कम्युनिकेशंस में हम देख रहे थे थॉमस शेल्बी, टीकी ब्लेंडर्स, सिलियन मर्फी, आयरिश एक्टर, ओपनहेमर ने जिसने काम किया। कितनी पावरफुल वॉइस है इस बंदे की। तो आपने किस दिन वोकल इमेज पे काम किया? आपका सारा कुछ, आपकी लीडरशिप आम से खास बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। डेंजल वॉशिंगटन, अपनी आवाज वोकल इमेज इतना स्ट्रांग किया कि ऑस्कर पकड़ा हुआ है। मॉर्गन फ्रीमैन, कहा जाता है ये गॉड्स वॉइस है। वो आवाज जिसको आपने कभी काम नहीं किया, जिस पे फोकस ही नहीं किया, बोल कैसे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये तीनों बड़े लोग, तीनों ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैं। क्यों? इन्होंने अपने वोकल इमेज पे बहुत ज्यादा काम किया। लास्ट, इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। आपके अंदर टीम वर्क नहीं है तो आप लीडर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, लीडर बनने के लिए आपको टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। तो टीम वर्क के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हम वो उसको थोड़ा सा सामने लेके आते हैं। टीम वर्क के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज वी माइंडसेट। जब तक आप अपनी जात से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप मैं के चक्कर में रहेंगे, तो फिर लीडर तो नहीं बना जा सकता। उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वी माइंडसेट होना चाहिए। नंबर 2, कोलैबोरेशंस। एज ए लीडर आपने कोलैबोरेट करना सीखे अपनी जिंदगी में, लोगों के साथ, अदारों के साथ। फिर आपका स्पेक्ट्रम स्फीयर बहुत बड़ा बन जाएगा। नंबर 3, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। गूगल ने एक रिसर्च कराई थी कि टीम वर्क वहां पे बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जहां पे टीम के मेंबर सेफ्टी फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील कर रहे हो। और 3 चीजें इसके अंदर और याद रखें, ये कब इफेक्टिव टीम वर्क होगा, कब उसके रिजल्ट निकलेंगे, जब उसके अंदर ट्रस्ट होगा, जब उसकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी और शेयर्ड गोल्स होंगे। सारे टीम वर्क की जान क्लैरिटी है जब आप क्लियर होके अपनी टीम के साथ फ्यूचर प्लान करते हैं। जिस तरह जैनसन हुआंग कहते कि मैं कोई चीज छुपा के नहीं रखता, सारा कुछ मेरे टीम को पता होता है कि वे वी आर गोइंग, व्हाट आर द गोल्स। जब वो इतनी क्लैरिटी होती है कॉमन गोल के साथ, जब क्लैरिटी के साथ हिम्मत मारते हैं, तो अनबिलीवेबल चीजें और रिजल्ट्स मिलते हैं। छोटी सी मिसाल, बंदर और एलिफेंट में दोस्ती होगी, और दोनों एक छोटी सी नदी के दूसरी साइड पे थे, एक रिवर की दूसरी साइड पे थे। दोनों को भूख लगी हुई थी लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। बंदर ने उसे कहा कि इस नदी और इस रिवर की दूसरी साइड पे एक केलों का बाग है, लेकिन यह है कि मैं ये रिवर क्रॉस नहीं कर सकता। तो हाथी ने कहा, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपना फूड ले लें? तो बंदर ने एडवाइस दी कि हम एक फॉर्मूला करते हैं, तुम मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, हम पार कर लेते हैं। जब पार कर लेंगे, तुम बेशक नीचे रहना, मैं ऊपर जाके केले ले आऊंगा। इसी तरह हुआ, उन्होंने रिवर क्रॉस किया एज ए टीम मेंबर, एज ए गोल, कॉमन गोल होगा। और जब आप टीम वर्क करेंगे तो दोनों का मसला हल हो गया। रिवर क्रॉस किया, बंदर को भी फूड मिल गया और एलिफेंट को भी।
उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू अचीव इफेक्टिव टीम वर्क्स, एनकरेज डिस्कशन, लिसन टू द टीम मेंबर्स कंसर्न एंड रिकमेंडेशन। टीम की बात सुने, गौर करे। लीडर कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, वो एक्टिव लिसनर होता है, वो ट्रू लिसनर होता है। डेलीगेट टास्क, असाइन टास्क बेस्ड ऑन देम मेंबर्स। इसमें अगेन 3 चीजें वो किताब की याद रखे कि टीम वो बनाए जो काम की है, जो काम की नहीं है और टीम वो कहीं पहुंचाएगी नहीं। तो वहां उस बुक के अंदर, गुड टू ग्रेट के अंदर, वो कहते हैं कि आप बस के अंदर पहले तो वो लोग बनाएं जो टीम आपके काम के मुताबिक है। दूसरा, जो शख्स जिसके काम के मुताबिक है उसको वहां पे, राइट पीपल एट द राइट जॉब। अगर वहां पे नहीं है तो आप रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। अगेन, रिवॉर्ड हमेशा सोचे जो भी टीम मेंबर का, अगर रिवॉर्ड नहीं देंगे तो आप अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। मैसी मैसी की जितनी भी कामयाबी है उसके पीछे उसका टीम वर्क है। मेसी इतना बड़ा प्लेयर है, आप उसके कोई भी गोल को देख लें, उसमें टीम वर्क का एक स्मार्ट प्ले है। अगर वो स्मार्ट प्ले नहीं हो तो वो लियोनो मेसी नहीं बनेगा। क्वालिटी क्या है? सुबह सबसे पहले ग्राउंड में आता है, प्रैक्टिस के लिए सबसे आखिर में जाता है। 17 साल दिन रात इसने मेहनत की है। इसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते थे, इतना छोटा था कि इंजेक्शन लगवा सके, इसका कद बढ़ सके। इसके भाई इसको लीच कहते थे कि जब ये लटक जाता किसी टीम को तो जान नहीं छोड़ता गोल किए बगैर। छोटी सी मिसाल यहाँ पे लेते हैं, एक स्टोरी है, हेजहॉग। टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, ये वो सह आपने भी देखे होंगे अपनी जिंदगी में। हेजहॉग हेजहॉग का एक ग्रुप था, वो पहाड़ों में चला गया, वहां बर्फबारी शुरू हो गई। सारे हेजहॉग एक छोटी से बिल के अंदर घुस गए कि बर्फबारी से बचा जा सके। खैर वो सारे, जगह थोड़ी थी, सारे के सारे हेजहॉग उस एक बिल के अंदर चले गए। ऊपर से बर्फबारी हो गई। अब चूंकि जगह थोड़ी थी तो हेजहॉग साथ साथ होके जुड़ना शुरू हो गए। चूंकि हेजहॉग के ऊपर 5000 टू 7000 स्पाइन्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, वो आपने भी देखे होंगे। अब रात ठिठर ठिठर के उन्होंने ये देखा कि यार अब चॉइस को नहीं है, अंदर रहना है। तो क्या हुआ कि एक दूसरे के कांटे दूसरे को लगने शुरू हो गए, दर्द शुरू हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। रात इसी तरह गुजरी, सुबह हुई, उन्होंने बाहर देखा, बर्फ को पीछे किया थोड़ा बहुत, वो बाहर निकल गए। उसमें बहुत सारे हैजोग आपस में लड़ पड़े। उसने कहा तुम्हारे कांटे मेरे दिल पे लगे, उसने कहा तुम्हारे कांटे मेरे सर पे लगे। इतनी लड़ाई बड़ी, इतना इमोशनल बैंक्रप्सी वहां पे हुई कि सारे ही लड़ पड़े। वो लड़ाई लड़ाई में सब लोगों ने कहा जी हम इस बिल में दोबारा जाना ही नहीं है। इस लड़ाई में बर्फ का दोबारा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि सारी बिलें बंद हो गई। टीम वर्क नहीं था, क्या नतीजा निकलना था? अगले चंद घंटों में बर्फबारी इतनी आई कि तमाम के तमाम हैजहॉग अपनी इस जज्बाती गुफ्तगू के अंदर ही फौत हो गए और बर्फ ने इन सब लोगों को जमा के रख दिया। तो याद रखिएगा, टीम वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे टीम मेंबर्स की बातें आपके दिल पे लगती हैं, दुख होता है, चुरकी होता है, कट लगाते हैं, लेकिन एज ए लीडर आपने हैज हॉग मेंटालिटी याद रखनी है। वहां पे ब्लीड नहीं करना, बर्दाश्त करना है। वो बर्दाश्त का नाम ही टीम वर्क है। लाइफ में स्टीफन आर कोवे ने एक बड़ी अच्छी डायग्राम है, इसको आप समझिएगा कि आपकी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट काम है और अर्जेंट है उसको मैनेज करना आपने लाइफ मैनेजमेंट के मुताबिक है, क्योंकि हम यूजुअली मैनेज नहीं कर पाते अपने कामों को। तो जो लोग दो काम इंपॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट होते हैं उनको आपने करना है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट नहीं होते हैं, उन्हें शेड्यूल करें कि बाद में किया जा सकता है। और जो अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको किसी और को डेलीगेट करें। और जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, अर्जेंट भी नहीं होते, उनको जिंदगी से खत्म कर लें। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपकी पूरी जिंदगी इसी मिसमैनेजमेंट में गुजर रही होगी।